आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया आत्मनिर्भर भारत का, वो बनाने के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। उसके लिए 4 दिन की हमने वेबिनार की। देश के और कुछ दुनिया के भी विशेषज्ञ हमसे जुड़े। नीति आयोग ने हमको भरपूर सहयोग किया और उसके माध्यम से जो चारों ग्रुप्स थे हमारे, अधोसंरचना, सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था और रोजगार, इसमें अनेकों सुझाव आए। अब उन सुझावों को अंतिम रूप देना है, मतलब आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को अंतिम रूप देना है कि हमको उसके लिए करना क्या क्या है। मेरा सपना है कि मध्य प्रदेश की एक विशेष पहचान बने, हमारा प्रदेश एक समृद्ध और विकसित राज्य बने। मेरी सरकार ने प्रदेश की जनता के हित में जो कार्य और योजनाएं शुरू की थी, उनमें से कुछ अधूरी हैं। प्रदेश में खुशहाली का दौर जो हमने शुरू किया था, वह रुक गया है। मेरे सपनों का मध्य प्रदेश, एक नया मध्य प्रदेश बनाने का मैंने संकल्प लिया है। हर साल 15 अगस्त हम सभी के लिए एक नई प्रेरणा लेकर आता है। हमें इस बार लोकतंत्र और संविधान को मजबूत बनाने के लिए एकजुट होकर आगे आना होगा। आज प्रदेश की तस्वीर आपके सामने है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है चुनाव का एजेंडा सेट। आज जब हम ये बात कर रहे हैं और हमारे स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर हम ये बात कर रहे हैं, तो लोकतंत्र की एक खूबसूरती का मंजर आपने स्क्रीन पर भी देखा, अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर भी देखा। 2 चेहरे आपने देखे, एक चेहरा सत्ताधारी दल के मुखिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का और दूसरा चेहरा विपक्ष के अहम नेता, कांग्रेस के अहम नेता, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का। अंदाज दोनों का वही, मध्य प्रदेश को आगे ले जाना है, मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाना है। निश्चित तौर पर दोनों की मंशा बिल्कुल यही है कि वो मध्य प्रदेश को आगे ले जाएं, क्योंकि मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने का ये स्वप्न उनकी अपनी पार्टी को भी आगे बढ़ाने के स्वप्न से बहुत सीधे तौर पर जुड़ा होता है। अगर आप मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने का एक मजबूत सपना जनता के सामने रखते हैं और जनता उस पर विश्वास करती है और आपको मौका देती है, तो आपके लिए चुनौती यही होती है कि आप उस स्वप्न को सच्चाई में बदलें। तो ये कोशिशें हैं, ये दावे हैं और आज़ादी के हमारी वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वेबिनार के ज़रिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए की गई कोशिशों को याद किया और उनको साझा किया मध्य प्रदेश की जनता के साथ, वहीं कमलनाथ जी ने ये बात दोहराई कि उनका भी स्वप्न है कि मध्य प्रदेश एक यूनिक आइडेंटिटी के साथ आगे बढ़े। और उन्होंने कहीं ना कहीं ये भी संकेत किया, बिना कहे उन्होंने कोई आरोप नहीं लगाया, जो अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये मौका लोकतंत्र की रक्षा करने का है, स्वाधीनता की रक्षा करने का है। और कहीं ना कहीं ये इशारा साफ था, जो मार्च में घटनाक्रम हुआ वो उसके लिए सीधे तौर पर ना कह के उन्होंने इस अंदाज में अपनी बात की। और ये भी इससे साफ हो गया है कि मध्य प्रदेश का अहम इलेक्शन प्लैंक यही होगा। आज इसी मसले पर हम बात करेंगे। मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक और कई पुस्तकों के लेखक शिवनराग पटेरिया जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं बीजेपी के युवा नेता और प्रवक्ता उमेश शर्मा जी, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। और सिद्धार्थ तिवारी हैं, युवा नेता कांग्रेस के और प्रवक्ता पार्टी के लिए, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले पटेरिया साहब, आपकी एक टिप्पणी, लोकतंत्र का एक उजला चेहरा तो यही है कि पक्ष और विपक्ष रूपी ये जो गाड़ी है, ये बहुत संतुलन के साथ आगे चलती रहे। उतार चढ़ाव आते हैं दोनों के ही साथ। जो कभी सत्ताधारी दल था 13-14 महीने तक, वो अब विपक्ष है, और जो पहले विपक्ष था वो अब पक्ष है, सत्ताधारी दल है। राजनीति का ये समीकरण, राजनीति का ये खेल कह लें, ये चलता रहेगा। लेकिन इसके बीच में मध्य प्रदेश की बात करना और कमलनाथ जी ने जो बातें कही हैं, किस तरह देखते हैं आप? जी
देखिए शरद जी, राजनीति में अच्छी अच्छी बातें करना बहुत अच्छी बात होती है और अच्छी बातें सबको करना चाहिए। और ख़ासतौर से जमहूरियत की जब हम एक वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं तो उस पूर्व संध्या पर जब हम बात करें तो निश्चित तौर पर दोनों दलों के लोगों ने यानी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डेवलपमेंट का, मध्य प्रदेश के विकास का एजेंडा खड़ा करने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि हमने 4 वेबिनार किए हैं जिसकी रिकमेंडेशंस को आगे ले जाएंगे। कमलनाथ जी ने अपना दर्द बिना छुपाए हुए भी कहा कि जमहूरियत की हमें रक्षा करना चाहिए, लेकिन उन्होंने मध्य प्रदेश की यूनिक आइडेंटिटी की एक अलग थलग पहचान की बात, एक अलग थलग माफ करिए, एक अलग पहचान की बात कही है। उनका मकसद भी यही कि मध्य प्रदेश एक नया मुकाम, नई जगह हासिल करे। लेकिन दिक्कत यह है, सियासत की ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं और दिखाने के कुछ और होते हैं। अभी जैसे मध्य प्रदेश में बाई इलेक्शन होंगे और अगर आपने बुलाया तो आपके साथ डिस्कस करूंगा, तब मुद्दे बदल जाएंगे, तब क्षेत्र हो जाएगा मुद्दा, जाति हो जाएगा, कौन किसका समर्थक है और किसका कौन सा गणित है, चाहे वो क्षेत्रीय हो, चाहे जातिगत हो या सामाजिक गणितों के साथ सारी चीज़ें बढ़ती हैं। अगर हम इनको तुरोहित कर दें तो मुझे लगता है कमलनाथ जी और शिवराज जी दोनों के एजेंडे बहुत अच्छे हैं और मध्य प्रदेश एक बड़ी पहचान के साथ आगे बढ़ सकता है। आज आप ये किस तरह देखते हैं कि कमलनाथ जी ने अपने पूरे भाषण को बड़ा संतुलित रखा। ये मौका ऐसा भी था कि पुरानी चोटों को, पुराने ज़ख्मों को वो सामने रख सकते थे, आरोप प्रत्यारोप की तरफ मुड़ सकते थे, लेकिन बड़े मन से, और ये मौका भी शायद नहीं था कि आज़ादी की वर्षगांठ के पहले आप पीड़ा का कोई राग छेड़ें। लेकिन जिस तरह से उन्होंने बहुत संतुलित और बहुत संक्षिप्त, ये उनकी शैली भी है, बहुत कम बात वो करते हैं, बहुत अधिक विस्तार उनके भाषणों का हमने देखा नहीं। जी जी। देखिए शरद जी, वास्तव में एक पॉलिटिकल कंपल्सन है। आज आप कहते हैं ना कि शादी में आप शादी के सोहर ही गाएंगे, आप दूसरी चीज़ें नहीं कर सकते हैं। दिक्कत है, आज़ादी की पूर्व संध्या पर अगर प्रदेश के नाम संदेश दे रहे हैं तो आपको मध्य प्रदेश के डेवलपमेंट की बात ही करना पड़ेगी। दूसरी सुविधा आप कुछ कर सकते थे, थोड़े बहुत आक्षेप उन्होंने लगाए हैं, डेमोक्रेसी की बात कही है और आपने भी उस बात को खुद स्वीकार किया। तीसरी सबसे बड़ी बात है, कमलनाथ खुद बहुत सीजन्ड पॉलिटिशियन है, वो जानते हैं कि कौन सी बात, स्ट्राइक व्हेन आयरन इज हॉट, आप प्रहार तब करिएगा जब लोहा गर्म हो, और अभी लोहा किसी अलग चीज़ के लिए गर्म है, यानी देश की आज़ादी के जश्न मनाने के लिए गर्म है। अगर वो इस वक्त कोई भी कहेगा, चाहे सत्ता पक्ष का व्यक्ति आरोप लगाए या प्रतिपक्ष का, दोनों को लोग नकारेंगे। चलिए मैं उमेश जी की तरफ चलता हूँ, एक टिप्पणी उनकी लेकर फिर कांग्रेस की तरफ आऊँगा। उमेश जी, बड़ा मौजूद गीत है एक पुरानी हिंदी फिल्म का, वो सुबह कभी तो आएगी। राजनीति पर भी मैं उम्मीद करता हूं कि वो सतयुगी सुबह कभी तो आएगी, जब पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले हुए विकास के स्वप्नों को ज़मीन पर साकार करने के लिए बड़ी मजबूती से उतरेंगे। चुनावी कड़वाहट हो सकती है, लेकिन वो सिर्फ चुनाव के समय तक, और वो भी बहुत नियंत्रित और सीमित होगी। दोनों का स्वप्न यही होगा कि वो मध्य प्रदेश को आगे ले जाएं या जिस राज्य का वो प्रतिनिधित्व करते हैं उसको आगे ले जाएं। और साथ ही उनकी संकल्पना ये भी हो कि अनावश्यक बयानबाजी से बचा जाए, शब्दों का संतुलित और संयमित उपयोग हो, और जहाँ लगे तो एक दूसरे के लिए कुछ अच्छा बोलने से भी गुरेज ना हो। अभी तो ये सतयुगी संकल्पना दिखती है, जैसा पटेरिया साहब कह रहे थे कि अच्छी बातें संगोष्ठियों में, गोष्ठियों में होती हैं और बाद में हमला शुरू हो जाता है एक दूसरे पर। वो इतना निर्मम और इतना बर्बर होता है कि अब तो भय लगने लगता है उस हमले को देखकर। जी, क्या कहेंगे उमेश जी? नहीं शरद जी, मैं भी उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार के वातावरण का निर्माण हो, और मैं आश्वस्त भी हूं कि जो भारत का लोकतंत्र है उसका वैशिष्ट्य भी यही है। आप देखिए कि भारत के इस लोकतंत्र का जो चूल्हा चौका है, उस चूल्हे चौके का स्वामित्व और आधिपत्य आखिरकार मतदाता के पास होता है, और वो गाहे बगाहे रोटी को पलटता भी रहता है। उसको लगता है कि तवे पे रोटी एक तरफ पड़ी रहेगी तो जल जाएगी, तो वो रोटी को अल्टा पलटा भी करता है। और कमलनाथ जी ने आज जिस शब्दावली का प्रयोग करा है, मैं उनका अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। उनके भाषणों में आज सकारात्मकता दिखाई दी, और होना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर हैं, और 74वां जो हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं, ये स्वतंत्रता दिवस लोकतंत्र के पहलुओं से एक परिपक्वता की अपेक्षा करता है, सदाचारता की अपेक्षा करता है, पारस्परिक स्नेह भाव की अपेक्षा करता है। आलोचना का भी स्वागत है। आलोचना मुद्दे आधारित होना चाहिए, आलोचना तार्किक होना चाहिए, आलोचना तथ्यात्मक होना चाहिए, आलोचना राजनीतिक क्रियाकलापों के आधार पर होना चाहिए।
पर क्या होता है कि जब चुनावी वातावरण बनता है तो अक्सर राजनेताओं की वाचालता कमर के नीचे वार करने तक चली जाती है। इस कटुता से अगर हम बचने लगेंगे तो मुझे लगता है कि हमारे लोकतंत्र का हम अद्भुत श्रृंगार कर पाएंगे। बहरहाल इस समय तो मैं पूरे प्रदेशवासियों को आपके इस लोकप्रिय चैनल के माध्यम से स्वतंत्रता दिवस के 74वें इस वर्षगांठ की शुभकामनाएं देता हूं। बहुत आपने बहुत मजबूत बात कही है उमेश जी, और धन्यवाद आपको कि आपने उम्मीद की तरफ ही इशारा किया है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब बात उम्मीद की होती है, क्योंकि मुश्किल है जीना उम्मीद के बिना, तो ये बात सकारात्मक ज़रूर होनी चाहिए। तिवारी साहब क्या सोचते हैं? सिद्धार्थ तिवारी साहब हमारे साथ हैं। उनको सतयुगी टाइप डिबेट ना लग रही हुई है। तिवारी साहब क्या कहेंगे? आप किस तरह देखते हैं मध्य प्रदेश की राजनीति के परिदृश्य को, और खुद आपकी पार्टी की भूमिका को और बीजेपी की भूमिका को? जी तिवारी साहब। नमस्कार शरद जी एवं संपूर्ण गेस्ट जी। सबसे पहले मैं स्वतंत्रता दिवस की इस पूर्व संध्या में आपको और पूरे प्रदेश को बहुत बधाई देता हूं। आपको भी बहुत शुभकामनाएं जी। अभी हमारे मित्रों ने यहाँ पर जब हम स्वतंत्रता दिवस की बात करते हैं तो उसमें संविधान का आना, डेमोक्रेसी का आना स्वाभाविक है। अभी बात हुई चुनावों की, और बात यह भी हुई कि मतदाता जो है उसके हाथ में होता है वो रोटी उलटता पलटता रहता है। जहां तक आदरणीय कमलनाथ जी की बात है, आज ही नहीं उनका संपूर्ण 40 वर्ष का राजनीतिक जो जीवन रहा है वो हमेशा शायद सबसे ज्यादा, जिसको रिफाइंड पॉलिटिशियन कहते हैं, वो हैं। हमेशा उन्होंने देश के हित की बात की, हमेशा उन्होंने डेवलपमेंट की, विकास की बात की, चाहे वो छिंदवाड़ा के सांसद रहे हों, केंद्र में मंत्री रहे हों या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों। जी। जहां तक मतदाता का सवाल है, मतदाता ने तो रोटी पलट दी थी। अब चूंकि आपने चुनाव की बात की है, सबसे पहला प्रश्न तो मतदाता आज यह पूछ रहा है कि चुनाव हो क्यों रहे हैं, उपचुनाव मध्य प्रदेश में हो क्यों रहे हैं। सबसे पहला तो उत्तर ये आना चाहिए। मतदाता ने तो 2018 में सरकार चुन ली थी, रोटी पलट दी थी, तो मतदाता ने तो अपना स्टेटमेंट दे दिया था, मतदाता ने तो अपना डिसीजन दे दिया था। फिर ये चुनाव हो क्यों रहे हैं? देखिए, अगर डेमोक्रेसी मजबूत करने की बात आए, भारत को मजबूत करने की बात आए, तो सबसे पहला प्रश्न मेरे हिसाब से यह होना चाहिए कि ये उपचुनाव हो क्यों रहे हैं। ये बड़ा सवाल आप खड़ा कर रहे हैं, उपचुनाव हो क्यों रहे हैं। पटेल साहब, ये सवाल एक बड़ा सवाल है, और जो घटनाक्रम इसके पीछे जिम्मेदार हैं उन घटनाक्रमों का जवाब जनता के पास ही है। पहला तो जनता की प्रतिक्रिया क्या होगी इस पर, ये जनता ही बताएगी अपने नतीजों से। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो इसके साथ जुड़ी हुई है कि मुझे याद आता है कि करीब करीब 12 वर्ष पहले नवाब पटौदी साहब का एक इंटरव्यू मैंने किया था। उस इंटरव्यू में धोनी उस समय युवा कैप्टन थे भारतीय टीम के। मैंने उनसे पूछा नवाब पटौदी साहब से कि सबसे अच्छा कैप्टन कौन होता है, तो उन्होंने कहा सबसे अच्छा कैप्टन वो है जो ड्रेसिंग रूम पॉलिटिक्स को मैनेज कर ले, क्योंकि 11 सितारे खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में होते हैं। ऐसे ही एक पॉलिटिकल पार्टी में होते हैं। बीजेपी में कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, नरोत्तम मिश्रा जी हैं, कमल पटेल जी हैं, तमाम बड़े नेता हैं, और यही दिग्विजय सिंह जी हैं, अजय सिंह जी हैं, अरुण यादव जी हैं। क्या लगता है आपको, दोनों कैप्टन शिवराज जी और कमलनाथ जी में ड्रेसिंग रूम पॉलिटिक्स को कौन मैनेज करेगा? और सिद्धार्थ जी का जो सवाल है कि जनता क्या सोचती है, कि हमने पहले तो वोट कर दिया था, अब ये स्थिति बनी है, जनता ही जवाब देगी। क्या कहेंगे सर इस पर? जी पटेल साहब। शरद जी, बहुत ईमानदारी से एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा। कमलनाथ जी की सरकार में ड्रेसिंग रूम की जो पॉलिटिक्स है वो खुद मैनेज नहीं कर रहे थे, वो दिग्विजय सिंह जी कर रहे थे। तो सबसे बड़ी बात है कि उनकी तरफ से एक व्यक्ति था जो आम मुख्तियार हुआ करता था। अगर किसी को बुरा लगे तो मुझे लगता है उसको नहीं लगना चाहिए, चीज़ों को साफ तरीके से समझना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात है, शिवराज सिंह जी बहुत मंद सारी चीज़ों को आगे ले जाते हैं। आप याद करिएगा, सिर्फ सरकार क्यों, संगठन में भी उन्होंने अपनी दबदबा, अपना बोलबाला मनवा के रहे हैं। आप याद करिएगा प्रभात जी ने क्या कहा था जब उनको दोबारा अध्यक्ष नहीं बनाया गया था। उन्होंने कहा था पोखरण का विस्फोट हो गया। उसके पहले वो मुख्यमंत्री जी के साथ रात में डिनर कर रहे थे। तो सबसे बड़ी बात है
एक लीडर को संबंध जितना गहरा होना चाहिए और अपनी पार्टी और अपने लोगों के ब्रॉडर इंटरेस्ट में काम करना चाहिए। तो शिवराज जी मुझे लगता है ज़्यादा गंभीर हैं और ज़्यादा खुद निर्णय करते हैं, स्वतः निर्णय। उनके निर्णयों पर अगर किसी की छाप होती है तो सिर्फ संघ की छाप होती है और अब निश्चित तौर पर मोदी जी की छाप होगी। लेकिन कमलनाथ जी खुद निर्णय करने के स्थान पर एक आम मुख्तियार ने दूसरा व्यक्ति बैठा दिया था। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। एक चीज और मैं अनुभव करता हूँ शिवराज जी के व्यक्तित्व की एक और जो बड़ी खासियत है वो ये भी है कि जहां उनको लगता है कि यहाँ एक लचीलेपन के साथ थोड़ा सा कुछ पीछे हटना भी उचित होगा तो वो उसको भी बहुत चतुराई से करके पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि एक लंबी छलांग लगाने के लिए आपको पीछे जाना भी जरूरी होता है। शायद अगर कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी की बात करें तो जी 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 तुलना करें अगर उससे तो जी क्या कहेंगे आप? जी शरद जी आप उमा भारती के प्रसंग को याद करिएगा। उमा भारती 2006 में अलग हो गई थी, दूर चली गई थी, लेकिन आप याद करिएगा पूरे कालखंड में जब तक भाजपा में वापस नहीं आई शिवराज जी उनके ऊपर एक भी व्यक्तिगत हमला नहीं किया। जो आपकी सरकार को उखाड़ने के लिए तोड़ा हो उसके खिलाफ आप नीचे जाके हमले नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इस शिवराज जी की बड़ी खूबी आपको मानना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि मुखिया मुखसा चाहिए। सबसे बड़ी बात है उनके वचनों में, उनके बोल में कुछ ऐसा नहीं होता है। दूसरा वो जो कुछ करते हैं, देखिए मध्य प्रदेश में कितने सारे लोग हैं, कैलाश विजयवर्गीय हैं, नरोत्तम मिश्रा हैं, कमल पटेल, इन सबको मैनेज करके चल रहे हैं और बहुत आसानी से और आहिस्ता से। अगर यही काम कमलनाथ जी ने कर लिया होता, अपने सारे लोगों को 5-6 सीनियर्स को कैबिनेट में ले आते, जो आपके अलाइज हैं यानी सपा बसपा के लोग, उनको कुछ उपकृत कर देते, निर्दलियों को कहीं ना कहीं आपको उनके साथ उनको मैनेज कर लेते, तो शायद आज स्थिति नहीं होती। सबसे बड़ी बात है कि आपको खुद चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। अगर आपने दूसरे के भरोसे खेल खेला तो वो खेल अच्छा नहीं होता है। शिवराज जी की तरह अगर थोड़ा सा विष वो भी अपने कंठ में है, क्योंकि नीचे तो ले जाना विष को उचित कभी नहीं होता है। बिल्कुल। और बिल्कुल। अगर थोड़ा सा विष वो भी अपने कंठ में ले लेते और सिंधिया जी के लिए कुछ रास्ता कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी की तरफ से प्रशस्त हो जाता तो इस एपिसोड का शायद कुछ और ही मामला होता। लेकिन देयर आर सो मैनी स्लिप्स बिटवीन कप एंड लिप्स, जो कहा जाता है कि किसी भी प्याले के जुबान तक आते आते कई मोड़ होते हैं और कहाँ फिसल जाएं आप ये पता नहीं चलता है। सैकड़ों तूफान होते हैं। जी 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 और कई बार तो चाय के प्याले में ही तूफान हो जाता है। उमेश जी, ये ठीक बात है कि बीजेपी के पास एक बहुत मजबूत संगठन है, बीजेपी के पास एक गहरी समझ है और बीजेपी के पास कमज़ोर और डगमगाती सरकारों को बोल्ड करने के लिए बहुत बड़ी संख्या में गुगली, दूसरा, तीसरा और ये यार्कर, तमाम तरह की गेंदें भी हैं और उसके एक्सपोनेंट और उसके माहिर खिलाड़ी भी हैं। लेकिन इसके बीच में लोकतंत्र का जो दीपक है वो भी जल रहा है, लोकतंत्र का ये दिया भी जलता रहे, सुरक्षित रहे और जो लोग बीजेपी पर आरोप लगाते हैं उनको भी माकूल जवाब मिले और बीजेपी खुद भी ये महसूस करे कि वो नैतिक रास्ते पर है, नैतिक तरीके से पूरी तरह से आगे बढ़ रही है। क्योंकि नैतिक मार्ग पर आगे बढ़ना पार्टी कोई भी हो उसके लिए, उसके आत्मविश्वास के लिए, उसके अपने कैडर के आत्मविश्वास के लिए बहुत आवश्यक है। क्या कहेंगे आप? जी उमेश जी। जी शरद जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने प्रश्न को वहीं लाकर छोड़ दिया जहां पर सिद्धार्थ जी का असमंजस था। जी मैं आपके प्रश्न का उत्तर और सिद्धार्थ जी के असमंजस का निराकरण एक साथ कर देता हूं। जी एक तो ये उपचुनाव क्यों हो रहे हैं, ये सिद्धार्थ जी का असमंजस था। ये उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी के कारण नहीं हो रहे हैं। ये उपचुनाव इसलिए हो रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जिस समय कांग्रेस में रहे बड़े नेता थे, उस समय कमलनाथ जी ने जो संकेत पटेरिया जी ने करा है कि आम मुख्तियार के इशारे पर हठधर्मिता अपना ली, क्या ये सहजता से पटाक्षेप नहीं हो सकता था? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को अगर संगठन का अध्यक्ष बना दिया जाता, जो उनका खेमा बार बार मांग कर रहा था, पर आम मुख्तियार ने संकेत करा के सुई की नोक बराबर जमीन भी नहीं दी जाएगी, 5 गांव तो अलग बात है। और जब इस तरह की हठधर्मिता कर ली कि सत्ता का केंद्र भी एक व्यक्ति के पास रहेगा, संगठन का केंद्र भी एक व्यक्ति के पास रहेगा, और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जिन्होंने कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर ये सरकार बनाने में निर्णायक भूमिका निभाई थी, हमने तो नारा दिया था कि माफ करो महाराज, अब की बात शिवराज। हम तो ज्योतिरादित्य जी को मान रहे थे प्रतिद्वंदी,
और उसके बाद जब निरंतर राजनीतिक रूप से ज्योतिरादित्य जी को हाशिए पर डाला गया, तो कांग्रेस पार्टी में जो आपसी अंतर्द्वंद हुआ, जो अंतरकला हुई, उस अंतरकला और उस अंतर्द्वंद को ऐसा नहीं कि पटाक्षेप करने के प्रयास नहीं हुए, पटाक्षेप करने के दिल्ली तक वालों ने प्रयास करे और राजदूत भी भेजे गए, प्रतिनिधि भी भेजे गए, राज्यसभा में जाकर कहा गया कि 5 गांव ही दे दीजिए, केवल प्रदेश अध्यक्ष दे दीजिए। और उस समय आम मुख्तियार ने संकेत करा कि नहीं, 5 गांव क्या सुई के नोक बराबर भी जमीन नहीं देंगे। तो इसलिए सिद्धार्थ जी, चुनाव की नौबत बची, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई अपराध नहीं है, क्योंकि हम लोग राजनीति कर रहे हैं और स्वाभाविक रूप से हमको एक आसान अवसर प्राप्त हुआ। तो जो शरद जी ने कहा कि हमारे पास हर तरह की गेंद है, हमको उस समय जिस गेंद की आवश्यकता लगी हमने वो गेंद डाल दी। चलिए मैं जवाब लेता हूं। सिद्धार्थ जी, जैसी परिस्थितियां थी उन परिस्थितियों में बीजेपी ने एक निर्णय लिया, एक फैसला किया, घर आपका मजबूत होना चाहिए, इससे तो आप इनकार नहीं करेंगे। क्या कहेंगे सर? सिद्धार्थ जी। देखिए जी जी। शरद जी मैं थोड़ा सा जिसको कहते हैं हतप्रभ हूं, परेशान हूं। बात लोकतंत्र की हो रही है, बात चुनावों की हो रही है, लेकिन जब बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं, मौका, हमें मौका मिला, अवसर मिला, हमने उठा लिया। बात आती है तो कैबिनेट फॉर्मेशन की बात आती है, तो आप क्या कि करते? कैबिनेट में उसको जगह मिल जाती, इसको एडजस्ट कर देना। सिद्धार्थ जी, आपके पास अवसर होता तो क्या करते हैं? इसका नहीं, मैं आ रहा हूं उस पे, मैं उस पे 1 मिनट, मैंने नहीं बोला जी जी मेरी बात, मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए उमेश जी, मैंने नहीं बोला जब आप नहीं आप बोलिए, पूरा मौका है आपके पास, बोलिए। इसमें क्या है कि जी बात हो रही है अवसर की, जी अवसर है, अवसरवादिता की बात हो रही है, कैबिनेट में जगह की बात हो रही है, लेकिन जहां तक मेरा नॉलेज है, जब चुनाव होते हैं उसका एकमात्र मकसद यह होता है कि एक मजबूत सरकार बने और एमएलएस बने, उसमें से एक आदमी को वो मुख्यमंत्री चुने और उसके बाद अगले 5 साल सरकार सिर्फ और सिर्फ जनता के हित में काम करे, ना कि मलाईदार पोर्टफोलियो के हित में। शिवराज सिंह चौहान जी ने एक चीज और आज जिसको कहते हैं कि चुपचाप कर दी, वो इन्होंने एक प्रस्ताव ये पारित कर दिया है कि अब जो सहकारिता के पद होंगे इसके अध्यक्ष एमपी, एमएलएज और नेता बनेंगे भारतीय जनता पार्टी के। ये दिखा रहा है कि किस तरह से ये सरकार चल रही है। ये सरकार अब चूंकि खुद हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र ने कहा है, खेमेबाजी की बात की है, तो अब शिवराज जी को 4-5 इतने बड़े नाम मिल गए हैं खुद ग्वालियर चंबल एरिया में, जिसको वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, इधर से उधर भाग रहे हैं। हमको सबको मालूम है कि 100 दिन लग गए मंत्रिमंडल बनाने में और 100 दिन में कितना जनता का पेट्रोल डीजल शिवराज सिंह चौहान जी ने दिल्ली में घूम घूम के बर्बाद कर दिया। तो हमें सबको मालूम है कि इस समय एडजस्टमेंट की पॉलिटिक्स कौन कर रहा है। कमलनाथ जी ने पहले भी बोला है, उनसे ये बोला गया कि आप तो राजनीति में इतने एक्सपर्ट हैं, आपका तो इतना एक्सपीरियंस है, कैसे हो गया आपके साथ। उन्होंने बड़ा स्पष्ट बोला था कि मैंने जनता के हित की, विकास की राजनीति की है, मैंने ये सौदेबाजी की, पद की और खरीदारी की राजनीति नहीं की। और अभी भी कमलनाथ जी से आप जब सवाल पूछते हैं कि मौके की चूंकि बात है, हमें मौका मिला, हमने कब्जा लिया, बात ये हो रही है, ये बड़ा अजीब लगता है सुनने। सर आपकी क्या कमलनाथ जी से आप अभी भी अगर पूछेंगे, और शरद जी मुझे याद है आपने स्वयं पूछा था, मैंने वो आपका एपिसोड जी, आप क्या करते, कांग्रेस क्या करती उन परिस्थितियों में? किस बारे में भूमिका? जो परिस्थिति बीजेपी के सामने थी, अगर कांग्रेस के सामने होती तो क्या आप प्रणाम करके कहते कि बीजेपी सत्ता में बनी रहे, हमारी कोई रुचि नहीं है सरकार बनाने में? इस तरह की बातें, खरीद फरोख्त की बातें कांग्रेस ने ना कभी की है। और कमलनाथ जी इसका जवाब सीधा सीधा शरद जी आपको स्वयं दे चुके हैं। आपने खुद पूछा था कि मुख्यमंत्री आप कैसे बनेंगे, तो उन्होंने बोला था कि मुख्यमंत्री तो बाद में आता है, पहले मैं प्रदेश को वापस विकास की पटरी में कैसे डालूं। बातें बड़ी बड़ी हो रही हैं। शिवराज सिंह जी का आज चूंकि आपका जो प्रोग्राम है इसमें उनका जो स्टेटमेंट भी चलाया गया था, बड़ा मैंने उसको, उन्होंने बोला कि प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है। प्रदेश को तो जनता ने आत्मनिर्भर बना दिया था, सरकार एक सुदृढ़ मजबूत सरकार दे दी थी, शिवराज सिंह जी को हटा दिया था, लेकिन पद की तिलमिलाहट और पावर से बाहर हो जाने की जो एक कसक थी शिवराज जी की, उसमें इन्होंने बोला चाहे जिसको मिलाओ। किसमें थी? माफ कीजिएगा, लेकिन सिंधिया जी का नाम लेना, सिंधिया जी प्रदेश अध्यक्ष छोड़ना नहीं चाहते थे, सबसे ज्यादा शिवराज सिंह जी ने दी, शिवराज सिंह जी ने बोला। चलिए, मुझे लगता है कि अब इससे आगे अरे साहब, आप एक दो आदमी पूरी भारतीय जनता पार्टी चला रही है, आप तीनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
स्वाधीनता दिवस की और इसी के साथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सभी दर्शकों को, देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये सही है कि कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि सीने में जलन और आंखों में एक तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर एक शख्स परेशान सा क्यों है। लेकिन परेशानी का सबब, परेशानी का कारण कहीं ना कहीं हमारे भीतर ही होता है। अगर मैं एकांगी हूँ, अकेला व्यक्तित्व हूँ तो मेरे भीतर है, और अगर मैं पार्टी हूँ, संगठन हूँ, परिवार हूँ, तब भी कहीं मेरे भीतर है। और चैरिटी बिगिन्स एट होम। अगर हम भीतर से शुरुआत करते हैं, बात चाहे कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, आप पहले अपनी गलतियों को देखते हैं और उनको दूर करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित तौर पर उसमें आप कामयाबी हासिल करते हैं। कांग्रेस इस समय आत्मनिरीक्षण की मुद्रा में तो बेहिचक है, और हो सकता है क्योंकि कई बातें टेलीविज़न के मंच पर नहीं कही जाती हैं, कांग्रेस ने सोचा होगा, अपनी गलती को रेक्टिफाई करने की कोशिश भी होगी, उसको भी शुभकामनाएं। और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी शुभकामनाएं कि जो जिम्मेदारी उसने ली है, भले ही वो परिस्थितियां जिस भी तरह की रहीं और उस पर आरोप लगे हैं कि उसने फ़ायदा उठाया, लेकिन फ़ायदा इन परिस्थितियों का तभी है जब जो बात है कि सरकार वही जो जनता मन भाए। तो ये कोशिश बीजेपी को करनी है जिससे वो इन उपचुनाव में बेहतर नतीजा ला सके और फिर इसके बाद आगे इलेक्शन जो होगा, आम चुनाव, उस पर अपनी निगाह देख सके। और यही कांग्रेस के लिए मंत्र है। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।